हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 1 अक्टूबर 2024 से इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पे इनवॉइस मैनेजमेंट फैसिलिटी को एक्टिवेट कर दिया गया है और उसके लिए एक्शन आपसे रिक्वायर्ड है। रिसेंटली एक 17 अक्टूबर 2024 को एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कि बताया गया है कि जैन 2025 से जीएसटीआर 3B को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अभी तक जो भी आप एक्शन वगैरह लेते थे जीएसटीआर 3B में, वो आप आगे चल के नहीं ले सकते। इसलिए अभी से आपके लिए रिक्वायर्ड है कि आप आईएमएस फैसिलिटी को अच्छे तरीके से समझ लें। तो इस वीडियो में इनवॉइस मैनेजमेंट को किस तरीके से फाइल करना है, यहाँ पे आपको एक्शन किस तरीके से लेना है, उसे हम कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। दोस्तों, यहां पर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ यहां पे सीखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो एक कंप्लीट यहां पे नॉर्मल जो प्रोसेस होती है जीएसटीआर 3B की, उसे हम समझ लेते हैं। जैसे यहां पर पहले आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, यानी कि जो परचेजर है, जो रेसिपिएंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेट सपोज कि आपने यहाँ पे जीएसटीआर 1 या फिर आईएफएफ या फिर जीएसटीआर 1A आपने फाइल किया, तो आपका ये जो डाटा होता है ना, ये ऑटो पॉपुलेट होकर जीएसटीआर 3B में चला जाता है। मतलब कि आपकी टैक्स लायबिलिटी जीएसटीआर 3B में ड्यू हो जाती है। जैसे आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 आईएफएफ या जीएसटीआर 1A को फाइल किया हुआ है, तो ये डाटा जीएसटीआर 2B में जाके अपडेट हो जाता है और यहां से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलती है। लेकिन ये जीएसटीआर 2B का जो डाटा होता है ना, ये जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। और जीएसटीआर 3B आपकी मंथली रिटर्न, जो लास्ट रिटर्न होती है, इसमें आप क्या करते हैं कि अपनी आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका आ रहा है, दोनों का एडजस्टमेंट करके आप तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी का या तो आप पेमेंट करते हैं या फिर आपकी नील टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो अभी तक क्या हो रहा था कि जीएसटीआर 3B में आपके जो भी चेंजेस वगैरह आपको करना था, आप करते थे। लेकिन अब जैन 2025 से जो ये एडवाइजरी जारी की गई है कि अब आप जो भी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड कोई भी आपको अमेंडमेंट करना होगा, चेंजेस आपको करना होगा, तो आपको पहले ही जीएसटीआर 1A में उसे चेंज करना होगा और जीएसटीआर 1A से डाटा 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। और इनवर्ड सप्लाई के लिए आपको आईएमएस फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे एक्टिवेट कर दी गई है। यहां पर आपको एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग का आपको ऑप्शन दिखने वाला है, जिसमें कि आप एक्शन लेकर के अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप जीएसटीआर 3B में डायरेक्ट ऑटो पॉपुलेट करा सकते हैं। आईएमएस से आपको फैमिलियर होना काफी इंपॉर्टेंट है और अभी से आप इसकी प्रैक्टिस कर दें किस तरीके से फाइल की जाती है आईएमएस, जिससे कि आपको फ्यूचर में चल के ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े। सबसे पहले तो आपको सर्विसेज के सेक्शन में आना होता है और यहाँ पे रिटर्न्स पे आपको जाना होता है। यहाँ पे आपको इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको दो टैब दिखते हैं। पहला होता है इनवर्ड सप्लाईज की, विच मीन्स कि जो आपने परचेस करी है उसकी सारी इनवॉइसेस इसमें आती हैं। सेकेंड होता है आउटवर्ड सप्लाई की, मतलब जो आपने सप्लाई की है उसकी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दिखती है। एक रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें तो इनवर्ड सप्लाईज बेसिकली उसी के लिए होता है, और एक सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करेंगे तो आउटवर्ड सप्लाईज का यहाँ पे टैब एक्टिव है। तो हम यहाँ पे इनवर्ड सप्लाईज पे क्लिक करेंगे। सिंपली आपको व्यू पे क्लिक करना है। नॉर्मली आपकी जीएसटीआर 2B ऑटो ड्राफ्टेड होती है। जैसे ही सप्लायर आपका जीएसटीआर 1 आईएफएफ या जीएसटीआर 1A को फाइल करता है, डाटा आपकी जीएसटीआर 2B में आके सेव हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आप एक्शन लेंगे तो भी आपकी अपडेशन होगी और नहीं लेंगे तो भी आपकी अपडेट हो जाएगी। तो सिंपली आपको इस पे ओके पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आईएमएस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पे जितनी भी आईटीसी आपकी है वो पहली टैब में दिखती है। आपने कोई इनवर्ड सप्लाईज की, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की, तो उसका डिटेल्स आपको दिखेगा। जो गुड्स आपने इंपोर्ट किया हुआ है उसकी डिटेल्स यहाँ पे देखेगी। ऑल अदर आईटीसी में बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि B2B इनवॉइसेस की डिटेल आती है। B2B इनवॉइसेस जिसमें कि अमेंडमेंट हो चुका है। B2B डेबिट नोट, B2B डेबिट नोट की एडजस्टमेंट, B2B क्रेडिट नोट, B2B क्रेडिट नोट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के इनवॉइसेस और सेक्शन 195 की इनवॉइसेस जो अमेंड होकर के आती हैं। तो जो भी हेडिंग्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। यहाँ पे जो भी हेडिंग आपके ऊपर एप्लीकेबल है जिसमें कि आपको एक्शन लेना है, ठीक है, क्योंकि ये अल्टीमेटली जो डाटा आपका होगा इसी के अकॉर्डिंग ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने को
मिलने वाला है। तो बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे एक्शन लेना है। सबसे पहले B2B इनवाइसेस की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनवाइसेस आ जाते हैं कि कितनी इनवाइसेस आपकी B2B में अपडेट हो चुकी हैं। यहाँ पे जो भी इनवाइसेस आपके आ रहे हैं जिसमें कि आप यदि कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, जिसपे कि आपको एक्शन लेना होता है। तो इसमें से कितनी इनवॉइसेस को आपने एक्सेप्ट करा, ठीक है, तो आपको एक्सेप्ट वाला ऑप्शन मिलता है। आपने इसमें से कितने इनवॉइसेस को रिजेक्ट किया उसके यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इनवॉइसेस दिख जाते हैं और कितने इनवॉइसेस को आपने पेंडिंग में छोड़ रखा है उसके नंबर ऑफ इनवॉइसेस यहाँ पे अपडेट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कौन सी इनवॉइसेस यहाँ पे रिजेक्ट करनी है, कौन सी इनवॉइसेस आपको पेंडिंग में डालनी है नहीं डालनी है, ये इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप इनवॉइसेस को रिजेक्ट करें तो आपको कई बार उसके लिए सोचना है। सबसे पहले आपको अपनी रिकॉन्सिलेशन वगैरह कर लेनी है अच्छे तरीके से, इसके बाद आपको उसमें देखना है कि कौन सी इनवॉइसेस को आपको रिजेक्ट करना है, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम पहले सोचना है, उसके बाद ही उसको रिजेक्ट आपको करना है। क्योंकि यदि आप इनवॉइसेस को रिजेक्ट कर देंगे तो आपका ये इनवॉइस जो है GSTR 2B में ITC नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन में जाकर के सेव हो जाएगा, फिर आप फर्दर उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको कोई भी इनवॉइस रिजेक्ट करने से पहले उसको प्रॉपर आपको चेक करना जरूरी है। देखिए यहाँ पे जो B2B इनवॉइसेस हैं, यहाँ नंबर ऑफ इनवॉइसेस काफी ज्यादा हैं, तो आप 1 बाय 1 करके यदि एक एक इनवॉइसेस पे आप एक्शन लेने शुरू करेंगे तो आपकी टाइमिंग बहुत ज्यादा कंज्यूम होगी। इसके लिए देखिए यहाँ पर आपको डाउनलोड IMS एक्सेल का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप इन सारे इनवॉइसेस की डिटेल्स को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में आपके B2B क्रेडिट नोट, B2B डेबिट नोट, जितने भी आपके होंगे ट्रांजेक्शंस, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि आप फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक टू डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो आपके B2B इनवॉइसेस में ऐसे बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं जो कि जिसपे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इनएलिजिबल होती है। जो एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट होती है उसको तो आप क्लेम कर पाते हैं, लेकिन जो इनएलिजिबल होती है आपको यहाँ पर एक गलती कभी नहीं करनी है, उसको आपको रिजेक्ट कभी भी नहीं करना, ठीक है। आप यदि उसको रिजेक्शन में डाल देंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अब इनएलिजिबल ITC का मतलब यहाँ पे क्या होता है। अब देखिए सेक्शन 17 और सब सेक्शन जो 5 है CGST एक्ट का, वो ये कहता है कि ऐसे बहुत सारे सप्लाईज हैं जिसपे कि ITC को ब्लॉक कर दी गई है। वो ITC भी आपके B2B इनवॉइसेस में आके सेव होती है, इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरह वो होती है। सेकेंड जो होता है रूल नंबर 43 और 44 का CGST रूल्स का, ये कहता है कि ऐसे कुछ सप्लाईज होती है इनपुट या फिर कैपिटल गुड्स जो कि आप पर्सनल यूज के लिए भी इस्तेमाल करते हो, बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो आप पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कैपिटल गुड्स आप खरीद के ला रहे हैं, उसमें आप पार्टली बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, पार्टली आप किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ता है। दोनों का ही जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आपके आकर के GSTR 2B में सेव तो हो जाता है, लेकिन आपको इनएलिजिबल उसको कंसिडर करके उसको साइड करना होता है और उसकी ITC आपको रिवर्स करनी पड़ती है। तो आपको गलती से भी उस ITC को आपको रिजेक्शन में नहीं डालना है। आप सिंपल यहाँ पे काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद आप जब GSTR 3B को फाइल करते हैं तो वहां पे टेबल नंबर 4A में आपके ये सारी डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं और टेबल नंबर 4B में आपको ऑप्शन होता है कि आप इस इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप वहां पे एंटर करके उसको आप रिवर्स कर दें। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं इन इनवॉइसेस के ऊपर और देखते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पे एक्शन लेना होता है। तो यहाँ पे सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितनी भी इनवॉइसेस आपके GSTR 2B में आई हुई हैं ये अपडेट हो जाती हैं IMS पोर्टल पे, और IMS में जो भी आप एक्शन लेंगे यहाँ से फिर फर्दर आपके GSTR 2B में चली जाएंगी। तो यहाँ पर आपको सीरियल नंबर, GSTIN नंबर सप्लायर का और जो भी उसका ट्रेड लीगल नेम है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, यहाँ पे 3 एक्शन आपको देखने को मिलता है। एक होता है एक्सेप्ट का, दूसरा होता है रिजेक्ट का और थर्ड होता है
पेंडिंग का। तो यहाँ पर आपको अभी नो एक्शन दिखा रहा है क्योंकि आपने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। और यहाँ पे देखिए सोर्स भी आपको मेंशन कर रहा है कि किस सोर्स से आपकी ये जो भी है 2B में डाटा आई है। तो यहाँ पे GSTR 1 और IFF की आप देख सकते हैं लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे सोर्स पीरियड रिटर्न कौन से पीरियड की रिटर्न से ये भी आपको इस कॉलम में दिख जाती है। और इसके बाद यहाँ पे आपको फाइलिंग स्टेटस भी दिखाता है। कई बार जो है सप्लायर इनवॉइसेस को सेव तो कर लेते हैं लेकिन उसको फाइल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नॉट फाइल्ड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनवॉइस की डेट दिख जाती है, इनवॉइस की वैल्यू दिख जाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टैक्सेबल वैल्यू, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। इसके बाद आगे आप बढ़ेंगे तो आपको ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू, कितना आपने सप्लाई किया था, कितना टैक्स वगैरह आपकी CGST, IGST और SGST के टैक्सेस वगैरह कितने आए, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है। और यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे आपको फिल्टर भी दिया हुआ है। आपको वैसे तो यहाँ पे मैक्सिमम 10 रिकॉर्ड्स आपको एक बार में ये ऑटो पॉपुलेट करता है। अब इस 10 रिकॉर्ड्स में भी आपको यहाँ पे फिल्टर दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपको फिल्टर में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसमें GSTI इनवॉइस भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनवॉइस टाइप में रेगुलर, डीम्ड एक्सपोर्ट, SCZ, ये भी ऑप्शन आपको दिख जाते हैं। तो आप इसके थ्रू भी आप सर्च कर सकते हैं। स्टेटस में नो एक्शन, एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड, पेंडिंग, इसके थ्रू भी आप जो है यहाँ पर इनवॉइसेस को आप देख सकते हैं। और किन सोर्सेस से आपके GSTR 2B में डाटा आ रहा है, तो GSTR 1 से या फिर GSTR 5 से, GSTR 1A से। तो यहाँ पर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हैं। अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो सर्च, मान लीजिए आपने कोई GSTI नंबर सर्च किया तो आपका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फिल्टर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन करने के बाद ही आपको यहाँ पे एक्शन लेना है, ठीक है, कि आपकी बुक से और आपके GST पोर्टल से कौन कौन सी इनवॉइसेस रिकंसाइल हो रही नहीं हो रही, वो आपको प्रॉपर कर लेना है। यहाँ पे लेट सपोज कि आपने यहाँ पे 3 इनवॉइसेस को आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट 3 रिकॉर्ड्स, रिजेक्ट 3 रिकॉर्ड्स और पेंडिंग 3 रिकॉर्ड्स, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपको एक्शन लेने के लिए यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इस पे क्लिक कर दिया, तो हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे ये तीनों जो इनवॉइसेस होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सेप्ट हो गया। और यदि आप रिजेक्ट करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे, और पेंडिंग में आप डालेंगे तो पेंडिंग हो जाएगा। और पेंडिंग में ऐसी इनवॉइसेस आपको डालनी है जैसे कि आपने मान लीजिए कि परचेस करा, और परचेस करने के बाद आपको जो भी वैल्यू रिसीव हुई है गुड्स की, वो आपको जो भी इनवॉइसेस रिसीव हुई उसमें जो वैल्यू दी गई है वो गलत है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में ऐसे इनवॉइसेस को आप पेंडिंग में डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने पेमेंट ज्यादा किया टैक्स, लेकिन यहाँ पे टैक्स कम रिफ्लेक्ट कर रहा है GSTR 2B में, तो आप उसको पेंडिंग में डाल सकते हैं। या फिर कुछ गुड्स ऐसी होंगी जिसकी की सप्लाई ही आपको रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको भी आप पेंडिंग में डाल सकते हैं, ठीक है। और रिजेक्शन के लिए आपको कई बार सोचना है, उसके बाद आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली जब आप इसको करेंगे तो आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको पूछ रहा है तो आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। सक्सेस कर दिया कि आपके 3 इनवॉइसेस जो है उस पे आपने एक्शन ले लिया, फिर प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। और इसके बाद आप चाहें तो इससे आप एक्सेल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। बैक टू समरी पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 91 इनवॉइसेस थी और यहाँ पर अभी 88 हो चुकी हैं और 3 इनवॉइसेस पे हमने अपनी एक्शन दे दी, यानी कि इसको एक्सेप्ट हमने करा दिया। इस तरीके से आप भी अपना एक्सेप्टेंस करवा सकते हैं। और डेबिट नोट, क्रेडिट नोट के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखता है। तो यहाँ पे आपने जो भी एक्शन ले रखा है, ऐसा नहीं है कि ये आपका फुल एंड फाइनल है, आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए GSTR 3B फाइल करने से पहले को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप GSTR 3B को फाइल कर देंगे तो आपके IMS की सारी डाटा है वो फ्रीज हो जाएगी, वहां पे फिर आप कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये आपके हर महीने की 14 तारीख को ये अपडेट हो जाता है। GSTR 2B IMS पोर्टल भी आपका ये जो डैशबोर्ड है अपडेट हो जाता है। और GSTR 3B फाइल करने से पहले तक आप ये सारा काम अपना कर ले। जो एक्सेल फाइल हमने डाउनलोड कर रखी थी उसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपकी एक्सेल फाइल ओपन हो जाती है और यहाँ पे देख सकते हैं B2B इनवॉइसेस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी जितनी भी इनवॉइसेस है ना जो कि IMS पोर्टल पे दिख रहे हैं, सारी इनवॉइसेस यहाँ पे आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपना इजिली रिकॉन्सिलेशन भी कर सकते हैं। अब इसे एक्सेल में आपको काफी सारे जो भी फार्मूला वगैरह है वो आप जानते हैं, उसके आधार पे आप यहाँ पे फिल्टर वगैरह लगा करके और वी लुकअप लगा के आप इन इनवॉइसेस को चेक कर सकते हैं, रिकॉन्साइल कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से। और जो इनवॉइसेस आपके बुक्स में नहीं आ रही हैं और आपको लगता है कि हमने इस पार्टी से कोई भी परचेज वगैरह नहीं कर रखी है, तो आप उन इनवॉइसेस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो
एक्शन आप लेंगे, इसके बाद कंप्यूट जीएसटीआर 2B पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये डाटा आपका तुरंत जाकर के जीएसटीआर 2B में अपडेट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो जो डाटा यहाँ पे दिख रहा है वही डाटा आपके जीएसटीआर 2B में भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पर यदि आपने आईएमएस में कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीएसटीआर 3B में इसकी आईटीसी का क्लेम नहीं ले सकते। यहां पर यदि आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आपने सारी की सारी इनवॉइसेस को आपने एक्सेप्ट कर लिया है, और उस केस में क्या होगा, आपका जीएसटीआर 2B ऑटोमेटिक वो ड्राफ्टेड है ही, ऑटो पॉपुलेटेड है ही, और वहां से 3B में डाटा चला जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो आईएमएस की फैसिलिटी है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो एक नॉर्मल जो रेगुलर पर्सन है उसके ऊपर तो एप्लीकेबल है ही, और साथ में जो क्यूआरएमपी टैक्स पेयर है, मतलब कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स को फाइल करते हैं, तो वो उन लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। तो जो फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ का जो आपका 2 महीना होता है, इसमें तो आपकी जो नॉर्मल आईएफएफ के थ्रू जो डाटा आएगा वो तो आपका आता रहेगा, लेकिन जो फाइनल आपको एक्शन लेने के लिए मिलेगा वो मिलेगा आपको तीसरे महीने में, यानी कि थर्ड मंथ का जब फाइनल रिटर्न्स आप फाइल करेंगे नेक्स्ट मंथ में जीएसटीआर 3B, तो उस टाइम आपके इस पोर्टल पे आईएमएस एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से आप अपनी रिकंसिलेशन वगैरह करके एक्शन ले सकते हैं। और जो कंपोजिशन डीलर है उनके लिए इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपोजिशन डीलर को कोई टैक्स इनवाइस वगैरह इशू होती नहीं है जब वो परचेस करते हैं, इसलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट वो क्लेम कर ही नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ऐसी कौन कौन से इनवाइसेस हैं जो कि आपके जीएसटीआर 2B में तो दिख रही हैं लेकिन आईएमएस में आपको रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट फ्लोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्म्स। सबसे पहला है जीएसटीआर 5 से आने वाले जो भी आपके आईटीसी है। जीएसटीआर 5 बेसिकली जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन की ये रिटर्न्स होती है, और जीएसटीआर 6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की रिटर्न्स होती है। तो यहाँ से जो भी आईटीसी आएगी ये आपके आईएमएस में नहीं जाएगी बल्कि जीएसटीआर 2B में ही रहेगी, और नॉर्मली जो वहाँ से डाटा 3B में ऑटो पॉपुलेट होता है तो वहाँ से आप आईटीसी वगैरह जैसे क्लेम करते रहते वैसे ही आप करेंगे। इसके बाद आइस गेट की डॉक्यूमेंट्स यानी कि जो इम्पोर्ट वगैरह आप करते हैं उससे रिलेटेड आईटीसी, वो भी आप जीएसटीआर 3B में ही उसका क्लेम आपको खुद करना पड़ता है। आरसीएम के रिकॉर्ड्स, अब आरसीएम में 2 तरीके की सप्लाई होती है। पहली तो होती है कि आपको खुद से सेल्फ इनवॉइसिंग करनी पड़ती है, तो ये तो आपके जीएसटीआर 2B में इसकी आईटीसी वैसे भी नहीं आती थी, आपको खुद जो है जीएसटीआर 3B में आरसीएम की लायबिलिटी शो करनी पड़ती थी, फिर उसका आपको पेमेंट करना पड़ता था, ठीक है, और फिर आईटीसी आपको क्लेम करनी पड़ती थी। वैसे एक दूसरी सप्लाई होती है कि जो आपका सप्लायर रजिस्टर्ड है, लेकिन उस केस में कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं कि यदि आप परचेस करेंगे तो आपको आरसीएम में खुद टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसी जो सप्लाई जो कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से ली हुई है, तो ये आपके जीएसटीआर 2B में ये सप्लाईज आपकी दिखती है, लेकिन इसका पेमेंट आपको जीएसटीआर 3B में अमाउंट को रिपोर्ट करके करना होता है और आईटीसी आपको क्लेम करना पड़ता है। तो इन दोनों ही केस में आप जो है आपको आईएमएस में इसका डाटा नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जो रजिस्टर्ड पर्सन वाली जो आरसीएम है उसकी आपको यहाँ पे अमाउंट दिखने वाली है, जो भी उसकी आईटीसी की दिखेगी, लेकिन जब तक पेमेंट नहीं करेंगे तब तक उसकी आईटीसी भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी इज इनएलिजिबल ड्यू टू पीओएस रूल और सेक्शन 16(4) ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। सेक्शन 16(4) क्या कहता है कि जो आपकी आईटीसी है किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की, वो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के मतलब नवंबर मंथ तक आपको लास्ट डेट होती है क्लेम करने के लिए, तो उसके वजह से भी आपकी आईटीसी इनएलिजिबल हो चुकी है, तो वो भी आपके यहाँ पे आईएमएस में नहीं दिखेगी। पीओएस रूल्स यानी प्लेस ऑफ सप्लाई का रूल से आप जो है किसी और स्टेट में रजिस्टर्ड है और आपने सप्लाई किसी अदर स्टेट में ले रखी है, तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपकी जीएसटीआर 2B में ही रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन आईएमएस में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स वेयर आईटीसी टू बी रिवर्स्ड ऑन अकाउंट ऑफ रूल 37A, तो 37A रूल के अकॉर्डिंग भी आपको आईटीसी जो रिवर्स करनी पड़ती है वो भी आपके जीएसटीआर 2B के थ्रू भी आपको दिखेगी, लेकिन आईएमएस में नहीं दिखेगा। अब ऐसे भी आईटीसी को रिवर्सल जो होती है आपको जीएसटीआर 3B में ही करना पड़ता है, जो भी आपने गलत तरीके से क्लेम करी हुई है। तो इनवॉइसेस ऐसे भी हैं जिसपे कि पेंडिंग एक्शन आप नहीं ले सकते। नॉर्मल 3 एक्शंस आपने देखा था, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे जिसपे पेंडिंग एक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी जो क्रेडिट नोट है, यहाँ पे आप क्रेडिट नोट को जब ओपन करते हैं B2B क्रेडिट नोट, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी जो पेंडिंग वाला सिचुएशन है, इस पे देखिए ये
हाईलाइटेड नहीं है, मतलब इस पर आप पेंडिंग में इसको डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट का दो ही ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ही केवल ऑप्शन दिखेगा। दोस्तों रिजेक्शन के लिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपनी रिकंसिलेशन कर लेनी है, चाहे डेबिट नोट हो चाहे B2B इनवॉइसेस हो। यदि आपने उसको गलती से भी आपने यदि रिजेक्ट कर दिया ना, तो वो आपकी ITC नॉट अवेलेबल में चला जाएगा, फिर आप उसकी ITC क्लेम नहीं कर सकते और आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। और यहाँ पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपके IMS में एक्शन लिए जा रहे हैं उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो देखिए, यदि आपने एक्सेप्ट कर दिया तो आपके जो भी एक्सेप्टेड रिकॉर्ड्स होंगे वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो ITC अवेलेबल वाले सेक्शंस में चले जाएंगे GSTR 2B के। तो यहाँ पे GSTR 2B में आपके जो भी रिकॉर्ड सेव हो चुके हैं वो GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। और सेकेंड एक्शन होता है रिजेक्ट का। यदि आपने रिकॉर्ड्स को रिजेक्ट कर दिया तो ये फिर GSTR 2B में जो आपकी ITC रिजेक्टेड वाला जो ऑप्शन होता है, सेक्शन होता है, उसमें वो जा करके सेव हो जाएगा। एंड ITC ऑफ रिजेक्टेड रिकॉर्ड्स विल नॉट ऑटो पॉपुलेट इन GSTR 3B। तो आपके GSTR 2B में यदि वो रिजेक्शन में चला गया, मतलब आप उसकी ITC अब क्लेम कर ही नहीं सकते हैं, वो आपके GSTR 3B में अपडेट नहीं होगा, फिर आप उसकी ITC नहीं ले पाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन होता है वो होता है पेंडिंग का। यदि आपने पेंडिंग रिकॉर्ड्स में डाल दिया तो वो आपके GSTR 2B का तो पार्ट नहीं होगा, ना ही GSTR 3B का पार्ट होगा। और ये आपके IMS डैशबोर्ड में ये पड़ा रहेगा आपका रिकॉर्ड, जब तक कि आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना कर दें, और टिल द टाइमलाइन प्रेस्क्राइब्ड इन सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट। सेक्शन 16(4) का जो रूल कहता है कि आपको मैक्सिमम टाइम लिमिट 30 नवंबर तक मिलती है पिछले फाइनेंशियल ईयर के रिकॉर्ड की ITC वगैरह का क्लेम करने के लिए। तो आप उस टाइम तक भी आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं इनवॉइस को, या उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। तो पेंडिंग के लिए आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, यदि आप कोई भी एक्शन IMS डैशबोर्ड में नहीं लेते हैं तो नो एक्शन स्टेटस विल बी डीम्ड एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ GSTR 2B जनरेशन। यदि आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो आपका ये मान लिया जाएगा कि आपने सारे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट कर लिया और आपके GSTR 2B में वो इनवॉइसेस अपडेट हो जाएंगी। IMS डैशबोर्ड को हमने समझ लिया, और आपको कैसे IMS डैशबोर्ड को यूज करना है ये हमने इस वीडियो में समझा। और यहाँ पे देखिए, आपको फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो रिजेक्टेड वाला एक्शन है ये आपको बहुत सोच समझ के लेना है, क्योंकि यदि आप रिजेक्टेड इनवॉइसेस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उस पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन साथ में जो आपका सप्लायर है उसका भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ने वाला है उसकी लायबिलिटी के ऊपर। और ये जो भी आपको हेडिंग्स दिख रहे हैं इस पे आपको प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।